हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात कर रहे थे। हमने ना सिर्फ ग्रीष्म ऋतु अपितु शीत ऋतु का भी अध्ययन किया। हमने देखा कि भारत को 3 ऋतुओं के कालखंडों में बांटा जाता है: सर्दी, गर्मी और बरसात। वर्षा ऋतु से आने से पहले ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव धरातल पर देखने को मिलता है। जब तापमान अधिक हो जाता है और स्थल भाग तप्त होने लगता है तो हवाएं जल से स्थल की तरफ चलने लगती हैं, जिससे मानसून या वर्षा ऋतु की उत्पत्ति होती है। आज हम इसी वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या है वर्षा ऋतु और क्या है इसका समय? आइए करते हैं चर्चा इसके बारे में। वर्षा ऋतु के एक दृश्य को जरा देख सकते हैं आप, किस तरह से मनमोहक, आकर्षक ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि जब जल की बूंदें बादलों से नीचे गिरती हैं तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों धरातल पर गिरती हुई एक आनंद का अनुभव प्रदान करती है। वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है। हमारे देश में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। दक्षिणी पश्चिम, ये दक्षिण, ये पश्चिम, अरब सागर से चलने वाली हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि वायुदाब 2 प्रकार का होता है, एक उच्च और दूसरा निम्न। हवाएं जो चलती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब तब होगा जब तापमान अधिक हो जाएगा, जबकि किसी क्षेत्र में उच्च वायुदाब तब होगा जब तापमान कम होगा। गर्मियों के मौसम में स्थल भाग गर्म हो जाता है, अत्यधिक तप्त हो जाता है, लेकिन जलीय भाग में तापमान अभी भी कम होता है। परिणामतः जलीय क्षेत्र का वायुदाब उच्च जबकि स्थल का वायुदाब निम्न हो जाता है। परिणाम यह निकलता है कि हवाएं जल से स्थल की ओर आती हैं और जल से स्थल का आना ही मानसून की उत्पत्ति या यूं कहें वर्षा ऋतु की उत्पत्ति होती है।
इस निम्न वायुदाब के कारण दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की तरफ आकर्षित होती हैं तथा प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर पर प्रसारित हो जाती हैं। अर्थात ये हवाएं मकर रेखा से भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से ये कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। ये पूरा जलीय क्षेत्र आता है, जल से होकर ये हवाएं आती हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, परिणामतः भारत में वर्षा उत्पन्न होती है। समुद्री भागों से आने के कारण नमी से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो भागों में बंट जाती है तथा प्रायद्वीपीय भारत एवं म्यांमार की तरफ तेजी से बढ़ती है। अर्थात हम यूँ समझ सकते हैं कि जब हवाएं इस तरह से आती हैं तो यहाँ से आने के बाद ये दो भागों में बंट जाती है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो एक इस तरह भारत में प्रवेश कर जाती है और दूसरी यहाँ म्यांमार बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार के पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून का विस्फोट, मानसून प्रस्फोट यानी अचानक से तेज गति से वर्षा का होना, ये अत्यंत तीव्र गति से आती हैं जिसमें बादलों की तीव्र गर्जना होती है, बिजलियां चमकती हैं, बिजलियां गिरती हैं, तीव्र गति से वर्षा होती है। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और एक महीने के भीतर ये संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। इन पवनों को देश का उच्चावच काफ़ी मात्रा में नियंत्रित करता है, क्योंकि अपने प्रारंभ में ही प्रायद्वीप की उपस्थिति के कारण दो शाखाओं में ये बढ़ती है, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और दूसरा अरब सागर का मानसून। अर्थात यहाँ से चलने वाली हवाएं एक इस तरफ से प्रभावित होकर यूँ प्रवेश करती हैं और दूसरी इस तरफ से प्रभावित होकर इस तरह प्रवेश करती है और दोनों ही स्थितियों में भारत में वर्षा होती है। ये किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। वर्षा ऋतु किसानों के लिए, और किसानों के लिए ही नहीं, अगर हम यूँ कहें संपूर्ण जैव जाति के लिए, जीवन के लिए वर्षा ऋतु बेहद आवश्यक है। किसान इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। खरीफ की फसल को जो बोने का समय है वो जून से लेकर जुलाई के मध्य, और कटाई जो होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए वरदान है। इस ऋतु में पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है। वर्षा के जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन, उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक आ जाती है। विभिन्न प्रकार के ताल तलैये व नदियों में वर्षा जल उमड़ पड़ता है। धरती की प्यास बुझती है, भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। मेंढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि निकालते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। झिंगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। देखा होगा वर्षा काल के अंतर्गत ये ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवों की ध्वनि आपको सुनाई देती है।
मोर नृत्य करने लगते हैं, यानी कहें हर तरफ हरियाली, खुशहाली और आनंद का एक दृश्य दिखाई देता है। वर्षा ऋतु गर्मी में झुलसते जीव समुदाय को शांति एवं राहत पहुंचाती है। लोग इस ऋतु का भरपूर आनंद उठाते हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये खुशहाली और आनंद लेकर आती है, दूसरी तरफ इस ऋतु में जनजीवन बर्बाद भी हो जाता है। बाढ़ की उत्पत्ति के कारण या बादलों के फटने के कारण, बिजलियों के गिरने के कारण लोगों की जान चली जाती है। कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, कई समुदाय के समुदाय उजड़ जाते हैं। लोगों के मकान, दुकान, इमारतें, परिवहन के साधन सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं जब ये अपना भयंकर रूप दिखाती है। लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु जीवन के लिए एक लाभकारी है। प्रकृति में एक नए संचार के लिए, प्रकृति में तमाम जीवों को एक नया जीवन देने के लिए, जीवों में एक नई ऊर्जा के संचार के लिए वर्षा ऋतु बेहद आवश्यक है। तो आज हमने वर्षा ऋतु के बारे में सामान्य अध्ययन किया। आज का यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।